औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स की। पिछले लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स है क्या, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, और हमने सारी डिस्कशन करने के बाद वाइंड अप किया था कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जो है बेसिकली क्या चीज़ है। इट्स टूल्स एंड टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट योर डाटा इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी, कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटे को हमें रखना है वो किस तरह से रखा जाएगा। ये चीज़ जो है हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम से मुराद क्या है कि हमने ये देखना है कि हमारा जो एल्गोरिदम जो हमने लिखा है वो कितना कैफिशिएंट है। यानी अगर लेट्स से एक ही टास्क दो स्टूडेंट्स को दिया गया और दोनों ने डिफरेंट तरीके से काम किया, अब उसका जब हम एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे, तो हम ये लाजमी देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इन टर्म ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। यानी आपने इनपुट दी उस प्रोग्राम को, स्टूडेंट ए ने जो प्रोग्राम लिखा है सपोज करें उसने 5 सेकंड में काम कर दिया। आपने दूसरा प्रोग्राम चलाया जो कि पर्सन बी ने लिखा है, उसने वही काम जो ए के एल्गोरिदम ने 5 सेकंड में किया था वो उसने 2 सेकंड में कर दिया। सो श्योरली वी विल से दैट कि जी पर्सन बी का जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हमारी क्या है कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा काम हो जाए, तभी हमारा एल्गोरिदम बेहतर होगा ना। दूसरी तरफ वो कितनी स्पेस यूटिलाइज कर रहा है वो भी परफॉर्मेंस के अंदर ही आता है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस जब हम एल्गोरिदम को लिख लेते हैं, जो स्टेप्स एल्गोरिदम के अंदर होते हैं, तो तब हम उसको मेजर करते हैं। अब जब परफॉर्मेंस हम निकालते हैं तो बेसिकली हमारे सामने एक फंक्शन ही आ जाता है, और वो फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ इनपुट, कि इतनी इनपुट देंगे तो क्या बिहेवियर होगा पर्टिकुलर एल्गोरिदम का। सो इसलिए ये परफॉर्मेंस को एनालाइज करना एल्गोरिदम्स की ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप कोड लिखे, आपने डाटा स्ट्रक्चर चूज़ कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, फिर उस पर क्या है आपको एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखना है। तो जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करेंगे, आप नहीं कह सकते कि आपने कितना एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखा है। दैट इज़ द रीज़न कि हम जब एल्गो लिखते हैं तो हम उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के अंदर हम ज़्यादा डीप एनालिसिस में नहीं जाएंगे। नॉर्मली जो परफॉर्मेंस एनालिसिस किए जाते हैं या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स किए जाते हैं, ये अलहदा कोर्स का पार्ट होता है जिसको हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स कोर्स कहते हैं, और उसके अंदर ये ज़्यादा डिटेल के अंदर बताया जाता है। यहाँ हम कुछ एल्गोरिदम्स को देखेंगे और कुछ चीज़ों को समझेंगे ताकि हमें थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस एनालिसिस का आइडिया हो जाए कि कैसे हमने मेजर करना है उसको, बिकॉज जो कोड हमने लिखने हैं हमें फिर पता हो कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कितना एफिशिएंट है। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। सो परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है हमारी, उसके अंदर जो चीज़ आएगी वो हमारी ये है कि परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग स्पेस, राइट, एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम। अच्छा, अब ये देखें, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें बड़ी अहम आ रही हैं, और वो हमारे पास क्या है। एक तो पहले हमारे पास आ रही है जी कि हम क्या मेजर करते हैं, वी कैलकुलेट द स्पेस, राइट, एंड वी कैलकुलेट द टाइम। यानी स्पेस से क्या मुराद है कि हाउ मच मेमोरी आ प्रोग्राम टुक, ठीक है, चलने के लिए, और टाइम क्या है कि कितना वक्त उसने लिया अपने आप को एग्जीक्यूट करवाने में। तो ये दोनों चीज़ें परफॉर्मेंस के अंदर आती हैं। अब एक एल्गोरिदम जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, टाइम कम ले रहा है, ठीक है, लेकिन स्पेस की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो मेमोरी एक्सटेंसिव हो जाता है, वो मेमोरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम हो जाता है वो। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, हमने दोनों चीज़ों को देखना होता है। सो इसी पॉइंट से अगर परफॉर्मेंस एनालिसिस में दोनों चीज़ें देखनी है तो हमारे पास फिर दो कम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी, और वो कम्प्लेक्सिटीज़ हमारी क्या हैं। पहली हमारी है टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और दूसरी हमारी है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो इनको हमने मेजर करना है, राइट। सो पहले हम देखते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी भी प्रोग्राम की जो होती है, किसी एल्गोरिदम की जो होती है, नॉर्मली ऐसे हम उसको इंडिकेट करते हैं, और ये इंडिकेशन हमारी क्या है, ये इंडिकेशन ये है कि द टाइम टेकन बाय अ पर्टिकुलर प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन। नाउ व्हाट इज एन? एन इज़ द इनपुट साइज, राइट। इनपुट साइज को रखने के लिए या नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग की टर्म में या एल्गोरिदम टर्म के अंदर हम एन को इस्तेमाल करते हैं। सो एन इज़ बेसिकली द इनपुट साइज।
कि आपने कितनी इनपुट दी तो प्रोग्राम ने क्या टाइम आपको दिया। यानी फिर इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इज़ अ डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ इनपुट। इनपुट इज़ इंडिपेंडेंट। इनपुट जितनी भी आएगी उसकी बेसिस पर जो वक्त लगेगा वो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। सो इफ़ यू चेक द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइम कम्प्लेक्सिटी, इट सेज द अमाउंट ऑफ टाइम required by an algorithm to execute itself based on input of size n, right? अच्छा, अब देखिए टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर कई चीज़ें जहन में आती है कि क्या कंप्यूटर पर जब हमने चलाना है तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमने कंप्यूटर पर चला के मैयर करना तो फिर तो बहुत सारे और पैरामीटर्स आ जाएंगे, और वो पैरामीटर्स क्या होंगे कि किस तरह के प्रोसेसर पर चल रहा है, नंबर वन, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन अदर वर्ड्स पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म क्या है जहाँ पर किसी प्रोग्राम ने चलना है। आपने एक एल्गोरिथम लिखा है, अज्यूम करें आपने उसको 2.5 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर पर चलाया, ओके, और उसी प्रोग्राम को आप जाकर जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलाते हैं प्रोसेसर पर, जैसे एन एग्जांपल, तो नेचुरली 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो है वो जल्दी काम करेगा। तो ये चीज़ें हार्डवेयर डिपेंडेंट हो जाती हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल एनालिसिस हम करते हैं थ्योरेटिकल लेवल पर होता है कि एक फंक्शन हम डिवाइस कर लेते हैं, उसी फंक्शन से हम निकाल लेते हैं कि क्या जो है हमारे प्रोग्राम की ग्रोथ होगी, राइट। यानी हमारा जो प्रोग्राम होगा उसका ग्रोथ रेट क्या होगा, और उसी को हम टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। सो एक्चुअल जो मैयर होती है, यानी परफॉर्मेंस एनालिसिस अपनी तरफ है, एक है परफॉर्मेंस मैयरमेंट। परफॉर्मेंस मैयरमेंट जब आपने करनी है वो आपने मशीन के ऊपर करनी है, और जब हम मशीन पर चले जाएंगे तो नेचुरली डिपेंडेंट हो जाएंगे हम किसके ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 128 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस लिहाज से वो काम करेगा। फिर इसी तरीके से अगर हमारा प्रोग्राम जो है वो CPU पर चल रहा है और वही प्रोग्राम हम GPU पर चला देते हैं तो फिर भी फ़र्क पड़ेगा। तो वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है कि कितना टाइम उसने लिया। लेकिन जब एनालिसिस कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी मेक अ फंक्शन। अब नेचुरली नज़र आ रहा है ना कि इनपुट हम देंगे तो उससे क्या होगा, टाइम कम या ज़्यादा होगा। सो इट मीन्स कि ये फंक्शन ही डिवाइस होना है जो इनपुट की बेसिस पर काम करेगा, ओके। सो ये तो हो गया टाइम की बात। अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो सिंपली उसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका कर क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी S of some program, space taken by some program based on n, again on the memory, the amount of memory in terms of bytes, words required by an algorithm to execute itself based on input size of n। कि किसी प्रोग्राम को चलने के लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, यानी वो 10 बाइट्स के अंदर अपना काम कर देता है, 1 MB के अंदर अपना काम करता है, 1 KB मेमोरी उसको रिक्वायर्ड होती है, वगैरह वगैरह। अब मैंने यहाँ पर जो टर्म्स लिखी है बाइट्स और वर्ड्स, राइट। अब देखिए बाइट्स वेरी कर जाती हैं। जैसे किसी सिस्टम के ऊपर अगर हम C++ की बात करें तो बाइट्स जो है इंटीजर की वो कभी 2 बाइट का नज़र आता है, कभी वो 4 बाइट का नज़र आ जाता है, किसी मशीन पर वो 8 बाइट नज़र आ जाता है, ठीक है। इसलिए उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए हम वर्ड्स की टर्म को यूज़ कर लेते हैं। तो जो 2 वर्ड्स लेगा, अब वो वर्ड्स जो हैं वो डिफाइन कर लिए जाएंगे कि जी 1 वर्ड इज़ 1 बाइट और मे बी 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट, तो उसको हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, ठीक है। सो जब आपने स्पेस कम्प्लेक्सिटी करनी है तो वी विल यूज़ द टर्म वर्ड्स के इतने वर्ड्स ये एल्गोरिथम लेगा अपनी एग्जीक्यूशन को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर अगर स्पेस के लिहाज से भी बात की जाए तो देखें, एक तो वो स्पेस है जो हर प्रोग्राम को मिलती है, जैसे सेगमेंट्स होते हैं, डाटा सेगमेंट आ गया, टेक्स्ट सेगमेंट आ गया, कोड सेगमेंट आ गया, भाई वो तो फिक्स हैं, दे आर कांस्टेंट, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, वो तो मिलने ही मिलने हैं ना, तो उनको छोड़ देंगे। हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस करैक्टरिस्टिक्स की या इंस्टेंस करैक्टरिस्टिक्स। इंस्टेंस करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपने इनपुट का क्या साइज़ दिया तो कितनी मेमोरी इस्तेमाल हुई, राइट। सिमिलरली अगर हम टाइम की भी बात कर लें, टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो एक तरफ तो हमारा कंपाइल टाइम होता है, तो वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो आना ही आना है, प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा, उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट ही होता रहेगा, तो ये एग्जीक्यूशन वाले टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, बाकी वो कांस्टेंट है, राइट। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना वक्त लेगा वो प्रोग्राम, दैट इज गोइंग टू बी अ फंक्शन, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी मेमोरी लेगा वो फंक्शन या वो एल्गोरिदम, इट इज़ आल्सो अ फंक्शन, ठीक है।
तो परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर ये दोनों हमारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं और पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, कैलकुलेट द टोटल स्टेप काउंट ऑफ दैट एल्गोरिथम। नाउ द टर्म स्टेप काउंट इज देयर। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है स्टेप काउंट का। अब अगर आप एल्गोरिथम की डेफिनेशन को देखें तो एल्गोरिथम में हम क्या कहते हैं कि जी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, और वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी डिक्लेयर वेरिएबल ए बी, एक स्टेप हो गया। फिर हमने कहा जी टेक इनपुट इनटू वेरिएबल ए, दूसरा स्टेप हो गया। तो ये स्टेप्स हमारे बनते जाएंगे। प्रोग्राम की टर्म में बात करें, दे आर द इंस्ट्रक्शंस। तो आपका प्रोग्राम को चलने के लिए एक इंस्ट्रक्शन ने कितने स्टेप्स परफॉर्म किए या पूरे प्रोग्राम ने कितने स्टेप्स परफॉर्म किए, उनको अगर हम काउंट कर लें तो हमारे पास हमारी क्या निकल आएगी, हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल आएगी। ठीक है, तो सिंपली हमने उनको काउंट करना है। अब शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से। नाउ वी हैव दिस फंक्शन, सिंस वी आर फेमिलियर विद C++, तो मैंने उसको लिया है। एल्गोरिदम की डेफिनेशन में मैं नहीं गया, क्योंकि एल्गोरिदम जो है वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज, लाइक सूडो कोड, जैसे सूडो कोड लिखा जाता है। तो मैंने ये पूरा फंक्शन लिख दिया है। अब आप देखें कि इस फंक्शन की अगर हम बात करें कि जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो हमें इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन इसका स्टेप काउंट देखना पड़ेगा। अब एक चीज़ तो ये बनती है कि हमने अगर बहुत डीप एनालिसिस करना है तो फिर हम इसको तो नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसकी बाइनरी को देखेंगे। बाइनरी में जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो किसी पर्टिकुलर CPU के इंस्ट्रक्शन सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कन्वर्ट हुई, उनको एनालाइज करेंगे और फिर हम टाइम निकालेंगे। और वो बड़ी डीप डिटेल्स हैं, ऑल्दो हम उसको कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है सच, कि हमने सिर्फ परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है तो हम अपना काम करेंगे। इसी तरीके से आप देखें ये वाली जो स्टेटमेंट है वॉइड ऐड, ये जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होती, तो इनको भी हम इग्नोर करते हैं कि इनको ज़रूर काउंट करना कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ये ब्रैकेट को देखें आप, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इनका स्टेप पर एग्जीक्यूशन क्या है, 0। अब ज़रा यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर जो हमने समझा हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वगैरह के कोर्सेज के अंदर, इंटीजर एस असाइन A+B। अब इसके अंदर एक स्टेप परफॉर्म नहीं हो रहा, इसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स परफॉर्म होंगे। किस तरह से, A और B पहले ऐड होगा, राइट, फिर उसका क्या होगा, एक टेम्पररी रिजल्ट बनेगा और वो रिजल्ट फिर S को असाइन हो जाएगा। अब देखिए हमारे लेवल के ऊपर जो अभी तक हमने बात की है, 3 स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं इस एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन हम ये इसको ये नहीं लिखेंगे कि 3 स्टेप है, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि दिस इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन जस्ट 1 स्टेप। ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। दिस इज जस्ट अ 1 स्टेप। आप इसको और छोटा करना चाहें तो क्या होगा, फिर आपको डीप डिटेल में जाना पड़ेगा। हम इतनी ग्रैनुअल डिटेल्स में नहीं जा रहे, हमने क्या करनी है, एस्टिमेशन करनी है। सो यहाँ पर ये काम होगा। अब इस इंस्ट्रक्शन को आप देखें तो हमने लिखा है cout_s। अब इसमें आपको पता है कि s एक वेरिएबल है, वहाँ मेमोरी से डाटा उठाया जाएगा। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का पूरा कोड चलेगा, फिर वो देखेगा कि मेरी डेस्टिनेशन कहाँ क्या है, जहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवाना है, तो वो कंसोल स्क्रीन उसको मिलेगी, कंसोल बफर मिलेगी जहाँ पर वो डाटे को मूव करेगा। अब अच्छा खासा इसके अंदर भी काम हो रहा है, लेकिन हमने क्या अज्यूम करना है कि दिस विल टेक जस्ट 1 स्टेप। ओके, तो ये असम्पशन हमने ले लेनी है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक स्टेप के अंदर ही परफॉर्म हो रही हैं, राइट। तो स्टेप क्या है जी, कि आपकी इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होने के लिए कितने स्टेप्स परफॉर्म किए, कितनी वर्किंग की। तो वी आर टेकिंग असम्पशंस कि ये हमारी 1 स्टेप के अंदर हो जाएगी, ये भी 1 स्टेप के अंदर ही हो जाएगी, राइट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इग्नोर दी स्टेटमेंट्स, ये ब्रैकेट वगैरह ये एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इसका मतलब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हमारी ये वाली है। ठीक है जी, सो दिस विल टेक 1 स्टेप, सिंपल। जब भी ये प्रोग्राम चलेगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस फंक्शन को कॉल किया ऐड को विद सम पैरामीटर्स 5 और 6 भेज दिया, जस्ट अज्यूम दैट। तो उसके बाद क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, तो पहले मेरी स्टेटमेंट ये वाली चली, तो ये एक स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट होगी। दिस इज़ 1 स्टेप, ओके, कि ये एक स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर इसकी अगर हम बात कर लेते हैं
so this will also execute itself in one step. ओके, अब इसके अलावा हमारे पास कोई और स्टेटमेंट नहीं बची। तो ये फंक्शन ये बता रहा है या ये एल्गोरिदम ये बता रहा है कि जब भी आप इसको कॉल करोगे, दिस फंक्शन विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इन जस्ट 2 steps, right? So the time complexity of this algorithm is going to be 2. The total step count t of n, मैंने यहाँ प्रोग्राम का नाम नहीं लिखा, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं पता ये ऐड की टाइम कम्प्लेक्सिटी हम निकाल रहे हैं। The time taken by this algorithm based on n is 2. So this is the function. ये हमारा फंक्शन बन गया t of n. ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, मैं n की कोई भी वैल्यू रख दूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100,000, जो मर्जी करूँ, हमेशा ये प्रोग्राम जो है वो कितने में एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इन 2 steps, विच मीन्स ये कांस्टेंट है, इसकी ग्रोथ कांस्टेंट है, यानी है ही नहीं, जो मर्जी आ जाए वो 2 steps में ही अपना काम करता रहेगा। इन सच केस वी कैन से दैट कि ये जो हमारा एल्गोरिदम है दैट इज़ हैविंग अ कांस्टेंट ग्रोथ, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनपुट साइज, कि जितनी मर्जी इनपुट आ जाए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 2 steps के अंदर ही अपना काम कर देगा। ठीक है, सो ये कांस्टेंट ग्रोथ है। द ग्रोथ रेट ऑफ दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर ऑल इनपुट्स। जितना मर्जी बड़ा आप ए के अंदर वैल्यू भेज दें, बी के अंदर वैल्यू भेज दें, ये 2 स्टेप के अंदर ही अपना काम पूरा कर देगा। तो ये कांस्टेंट ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो ये कांस्टेंट बना। अगली एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारे पास एल्गोरिदम है जिसका नाम फंक्शन है, जिसका नाम कैलकुलेटर रखा हुआ है। अब जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया आपसे कि आप लोग अज्यूम कर लीजिएगा कि ये वैल्यू जो है, ये पूरी स्टेटमेंट ये भी एक स्टेप के अंदर परफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ देखें तो यहाँ भी हमें पता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो ऐड होगा ए के अंदर, फिर एक नया टेम्परेरी रिज़ल्ट बनेगा, वो वी के अंदर चला जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हम ये पूरी स्टेटमेंट अज्यूम करेंगे कि कितने स्टेप्स के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी, 1 स्टेप के अंदर, राइट। सिमिलरली रिटर्न स्टेटमेंट ये भी 1 स्टेप के अंदर अपने आप को पूरा कर लेगी, राइट। सो पहली स्टेटमेंट 1 स्टेप के अंदर हो गई, ये भी 1 स्टेप के अंदर हो गई, ये भी 1 स्टेप के अंदर हो गई। सो टोटल जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकली या जो ग्रोथ रेट निकला इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम का, दैट इज़ 3। अगेन द ग्रोथ रेट ऑफ दिस एल्गोरिदम इज कांस्टेंट, यानी आप ए बी सी को जो मर्जी वैल्यू दे दे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमेशा क्या रहना है, कितने स्टेप्स के अंदर परफॉर्म हो जाना है काम, 3 स्टेप्स के अंदर वो अपना काम पूरा कर लेगा, राइट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, अब इस जगह के ऊपर जो एल्गोरिदम लिखा है फंक्शन सम है, यू कैन सी दैट कि इसमें एक एरे पास होनी है या एरे का रेफरेंस पास होना है और साथ में एन भी आ रहा है। अब यहाँ एन भी लिखा हो सकता है, यहाँ हो सकता है साइज़ लिखा हो आपने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब इसके अंदर एस वेरिएबल लिया है, ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, लूप एग्जीक्यूट कर रहा है इस स्टेटमेंट को और फाइनली एक रिटर्न है। चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सिंपलेस्ट वन है उनको हम पकड़ लेते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि ये स्टेटमेंट 1 स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमें ये भी पता चल रहा है कि ये भी 1 स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इनको आप कंसिडरेशन में ले आए ना कि 1 स्टेप 1 स्टेप, ओके। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं लूप की, तो ऑल्दो लूप जो है वो 1 स्टेप के अंदर चलेगी, लेकिन ये लूप क्या होगी, रिपीट करेगी अपने आप को। लूप का काम ही यही होता है कि रिपीट करेगी, और जब ये रिपीट करेगी तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये इसने अपनी एग्जीक्यूशन 1 स्टेप में नहीं पूरी की, मतलब इसकी कोई फ्रीक्वेंसी बन रही है, ये अपने आप को रिपीट कर रही है। तो 1 स्टेप तो इसका हो गया एग्जीक्यूशन का, लेकिन ये कितनी बार चला वो हमने देखना है। चलें एनालाइज करते हैं, इस टेबल को देखें। इस टेबल के अंदर मैंने सिर्फ लूप को मेजर किया है। असल में तो देखें एक और चीज़ बड़ी अहम है, लूप जो है वो कोई काम नहीं कर रहा, लूप काम करवाता है या किसी काम करने वाली स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाता है। और काम करने वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली, ये है ना, ठीक है। तो हमें तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर मिल जाए ना तो पूरे के पूरे प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी समझे मिल गई, राइट। क्योंकि ये निग्लेजिबल टर्म्स हैं, ये छोटी टर्म्स होती हैं, ठीक है। चलिए अभी थोड़ी देर में ये बात भी समझ आ जाएगी आपको। अब यहाँ पे देखिए ये जो लूप है आपका, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ मैंने n की वैल्यूज रख दी। अब n जब 1 है
ठीक है। तो आई कितना मूव किया, आई 0 पे चला, ठीक है। आई जब 0 था, 0 इज़ लेस देन 1, येस ट्रू, ये अंदर एंटर हुआ, फिर वापस आया, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 इज़ लेस देन 1 फॉल्स, तो ये 2 दफ़ा चला। 2 दफ़ा क्यों चला? हमेशा जो लूप आपका है, इस तरह का जो लूप है, वो एक स्टेप ज़्यादा परफॉर्म करेगा। क्यों करेगा? उसने रुकना भी तो है ना, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो रुकेगा ना। हर बार उसने कंडीशन तो चेक ही करनी है, इधर वो ट्रू में जाएगा या फॉल्स में जाएगा। ट्रू हुआ तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो इसलिए एक स्टेप ज़्यादा उसने परफॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पे देखें इनपुट साइज n जो था वो 1 था, लेकिन लूप आपका 2 दफ़ा चला, तो टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है? 2 टाइम्स। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, n की वैल्यू 2 दी तो 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा और 2 पे फॉल्स हो गया, तो कितनी बार चला? 3 टाइम्स। हालांकि इनपुट साइज 2 था, इनपुट साइज 2 था, लेकिन चला कितनी बार? 3 दफ़ा। इसका मतलब 2 + 1, 3 पे था तो 0 पे चला, 1 पे चला, 2 पे चला, 3 पे चला, तो कितनी बार चला? 4 टाइम्स। नाउ अब अगर वैल्यू n है तो कितना चल रहा है? 0 1 2 so on n+1। सिंपल, n+1 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, दिस वन। तो हमें इसका स्टेप काउंट मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, विच इज़ n+1। ठीक है, सो n+1। अब ये स्टेटमेंट एक स्टेप ले रहा था, लेकिन रिपीट हुआ कितने टाइम? n+1। तो 1 × n+1, वो n+1 ही आपके पास आ जाएगा, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक नेस्टेड स्टेटमेंट है, राइट। अब देखिए जो नेस्टेड स्टेटमेंट है, अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये लूप n+1 टाइम चला है तो नेचुरली ये वाला उससे एक कम टाइम चला होगा, क्योंकि ये तब चलती है स्टेटमेंट जब लूप क्या था? ट्रू हुआ है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अगर ये n+1 चल रहा है तो ये उससे एक कम चला है, मीन्स ये n टाइम चला है। ठीक है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, सपोज करें ये लूप अगर n+2 टाइम चल रहा होता, ठीक है, n+2 टाइम चल रहा होता, तो ये कितना चल रहा होता? उससे एक कम, विच इज n+1 टाइम। ओके, अगर ये लूप सपोज करें n टाइम चल रहा होता, जस्ट n टाइम, तो ये कितना चल रहा होता? n-1 टाइम। ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो टर्म्स हैं, ये 1 1 वाली, इनको हम आगे चलकर इग्नोर भी कर देंगे, लेकिन ये लीडिंग टर्म्स हैं n वाली, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ेगा। ओके, जस्ट ऐड देम, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 2n+3। So the total step count of this algorithm is 2n+3. Now you can see that the function is dependent on the input. ठीक है, function is dependent on the input। क्यों? देखें, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये प्रोग्राम 2 × 1+3 5 स्टेप्स के अंदर अपना काम करेगा। ये 5 स्टेप्स परफॉर्म करेगा। यू कैन वेरीफाई कि ये 5 स्टेप लेता है या नहीं लेता। ये तो फिक्स है, 1 2, ये तो 2 हो गए। ठीक है, सो 2 × 1+3 तो वो 5। अब n की वैल्यू आपने क्या रखी है? 1। तो जब आपने 1 वैल्यू रखी है तो लूप कितनी बार चला? 2 दफ़ा। एक दफ़ा ये चला तो आपके सामने कितनी वैल्यू होगी? 5। यहाँ रख लें कि 1, n की वैल्यू 1 रखी है, तो 1 + 1 2 + 1 + तो 5, तो 5 स्टेप्स परफॉर्म करेगा। ओके, n की वैल्यू रखें, लेट्स से 2 रखते हैं, तो 4 + 3 7 स्टेप्स। n की वैल्यू 5 रखें, कितना हो जाएगा? 13 स्टेप्स। पैटर्न नोट किया? पैटर्न क्या है जी कि जैसे जैसे आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो, टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज करती जा रही है। सो दिस इज व्हाट? लीनियर ग्रोथ। The growth of this function is linear and dependent on input. The time increases as input increases. Definitely, आप input को increase करेंगे, time increase होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर leading terms n है, उसकी degree of polynomial क्या है? 1 है, so n है, तो linear growth होगी इसकी जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये linear growth ले रहा है ये फंक्शन आपका, राइट। सो ये इस तरह से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स की एल्गोरिथम्स की निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ताकि उसका भी थोड़ा सा आपको पता चल जाए।
हम टाइम कम्प्लेक्सिटी पर अभी और बात करेंगे, क्योंकि अभी नेस्टेड लूप्स वगैरह की बात नहीं की, लॉगरिथमिक एल्गोरिथम की बात नहीं की, वो भी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। जैसे पहले भी स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात की थी कि हमने काउंट करने हैं कि कितने वर्ड्स या बाइट्स उस एल्गोरिथम ने इस्तेमाल किए हैं अपने आप को चलाने के लिए, ठीक है। तो वही प्रोग्राम ले लेते हैं जो पीछे हमने देखे थे। अब इस प्रोग्राम को आप देखें तो इसके अंदर जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल करेगा। एक वेरिएबल इंटीजर ए है, बी है और एस है, ठीक है। तो ये कितने वर्ड्स इस्तेमाल करेगा, हमने इन्हीं को देखना है क्योंकि हमारे फंक्शन ने यही लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, द इंट ए बी एंड एस ईच टेक्स 2 वर्ड्स। मैंने बाइट्स वगैरह नहीं लिखी, 2 वर्ड्स लिख दिया, जस्ट एन अजम्पशन के 2 वर्ड्स ले रहे हैं। तो जब ये 3 हो, ये भी 2 वर्ड्स ले रहा है, ये भी 2 वर्ड्स लेगा, ये भी 2 वर्ड्स लेगा, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये जो एल्गोरिदम है ये कितनी स्पेस यूटिलाइज करेगा, 6 वर्ड्स, ठीक है। अब फिर ये इंडिपेंडेंट है, आप जितना मर्जी बड़ा डाटा दे दें इसको, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। सो द स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर ऑल इनपुट्स, यानी ए की वैल्यू आप जितनी इंटीजर की कैपेसिटी है जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू दे दें वो रहेगा तो इंटीजर ही ना। जितनी मेमोरी उसने ली है, 2 वर्ड्स ली हैं, वो 2 वर्ड्स ही रहेंगे। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या रहेगी, इस फंक्शन की कांस्टेंट ही रहेगी, ओके। अगली एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन है स्केयर, जो एक इंटीजर ले रहा है और a इंटू ए कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो बड़ी ही क्लियर है कि यहाँ एक वेरिएबल हमें नज़र आ रहा है जिसने 2 वर्ड्स लेने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और वेरिएबल भी बनेगा। एज यू नो, जब वैल्यू रिटर्न होती है तो रिटर्न जब की जाती है वैल्यू तो एक टेम्परेरी वेरिएबल बनता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर बनाता है और उसमें आपका डाटा रखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंट हमने लिखा है, जब वैल्यू रिटर्न होगी तो एक वेरिएबल बनेगा और उसमें रखा जाएगा। सो हमारे पास अब 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ए वेरिएबल है, तो 2 वर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर द पैरामीटर ए एंड 2 वर्ड्स इज यूज फॉर रिटर्न वैल्यू, राइट। सो अपेरेंटली ये नज़र आ रहा था कि शायद ये 2 वर्ड्स में ही काम कर देगा, बट इट्स नॉट। ये क्योंकि प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है तो वी शुड नो दैट कि जब ये रिटर्न होने तो उसने मेमोरी को इस्तेमाल करना है। सो दिस प्रोग्राम इज टेकिंग फॉरवर्ड्स अगेन द ग्रोथ रेट ऑफ दिस प्रोग्राम इज आल्सो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस। स्पेस उतनी ही इस्तेमाल करेगा जितनी ये किसी एक प्रोग्राम के लिए करेगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगेन, लेट्स से सम फंक्शन जो पीछे हमने कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी किया है उसका, तो उसी पर हम वापस आ गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हमारी निकलनी है वो किस तरह से निकाली जाएगी। अब कुछ चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, बड़ी क्लियर है। n 2 वर्ड्स, s 2 वर्ड्स, i 2 वर्ड्स, और फिर रिटर्न होना है तो वेरिएबल चाहिए तो 2 वर्ड्स। सो 1 2 3 4, देयर आर 4 वेरिएबल्स, ईच विल टेक हाउ मेनी वर्ड्स, 2 वर्ड्स, ठीक है। सो ये हमारे पास ये डिटेल्स आ गई। तो ये तो बन गए टोटल 8 वर्ड्स, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एरे, ओके। अब आपको पता है कि ये तो रेफरेंस आना है सिर्फ, ठीक हो गया। लेकिन आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए रेफरेंस जो है पूरी की पूरी मेमोरी तो इस्तेमाल करेगा ना, जितनी भी अरे होगी। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये 2 बाइट्स लेगा, ओके, प्लस ये और मेमोरी लेगा। कितनी मेमोरी लेगा, जितनी अरे होगी। सो n इंटू 2 वर्ड्स, यू अंडरस्टैंड। इंटीजर है तो हमने कहा जी इंटीजर 2 वर्ड्स लेगा। अब ये अरे है, अरे की हर लोकेशन 2 वर्ड्स ले रही होगी। देयर इज गोइंग टू बी n वर्ड्स, सो n इंटू 2 वर्ड्स विल बी स्टोर अरे वेरिएबल a, रिक्वायर्ड टू स्टोर अरे वेरिएबल a, ठीक है। यानी अगर आपने 5 साइज की अरे भेजी है इंटीजर की, तो एक इंटीजर 2 वर्ड्स ले रहा है तो कितने हो जाएंगे, 10 वर्ड्स, सिंपल, ओके। सो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बना है वो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी
2n+8, ये 8 तो फिक्स है, ये जो 4 है, ओके। और ये 2 वर्ड्स किसके लिए आ रहे हैं, जो रेफरेंस वेरिएबल, और n क्या है, जितनी वो मेमोरी लेकर आ रहा है। तो आप यहाँ रख के बिल्कुल मेजर कर सकते हो कि आपके प्रोग्राम ने कितनी मेमोरी ली। अब यहाँ पे ये डिपेंडेंट है, एज यू इंक्रीजेज द इनपुट द स्पेस रिक्वायरमेंट विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सो इसकी भी ग्रोथ रेट जो है आपकी वो किधर जा रही है, वो लीनियर ग्रोथ रेट है, और लीनियरली आपका प्रोग्राम इस तरह से मूव करेगा। सो यहाँ तक बात क्लियर हुई जी। तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है टाइम कम्प्लेक्सिटी का और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का, कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, राइट। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी का थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया। इसमें आप प्रोग्राम्स लें खुद से और उनमें आसानी से मेजर कर सकते हैं आप कि आपका प्रोग्राम कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स यू हैव डिक्लेयर्ड। या कोई फाइल वगैरह आपने इस्तेमाल किया तो वो अगर कोई बाइट्स ले रही हैं तो वो सारी की सारी आ जाएंगी। टाइम कम्प्लेक्सिटी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया, उस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप लेकर स्टेप काउंट निकाल सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो उनको, ठीक है। अगली वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम और टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, नेस्टेड लूप्स वगैरह उनके बारे में सब डिस्कस करेंगे, ताकि और ज़्यादा हमें आइडिया हो सके बेहतर तरीके से, ठीक है जी। चलें, इसको देखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।